हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने तमिलनाडु की बुक से स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 11th की तमिलनाडु की बुक में एंशिएंट हिस्ट्री और प्लस मिडिवल हिस्ट्री दो टॉपिक कवर किए गए हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो क्लास 12th की हिस्ट्री में है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम नॉर्थ इंडिया की सारी डायनेस्टी वाला गुप्ता पीरियड तक, हर्षवर्धन के पीरियड तक हम सारा ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद अभी हम साउथ इंडियन किंगडम्स को डिस्कस कर रहे हैं। साउथ इंडियन किंगडम में हमने संगम एज ख़त्म कर लिया है, देन पल्लवा रूलर्स के बारे में पढ़ लिया है, फिर चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी क्या कहाँ पर रूल करती थी और उन्होंने किसको रिप्लेस किया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साउथ इंडियन किंगडम की मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इंपीरियल चोलास के बारे में। इनको इंपीरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका इंडिया के अलावा मैरीटाइम में भी इनका कंट्रोल था, मतलब लाइक श्रीलंका, मालदीव्स और साथ में अपना जावा आइलैंड, वहाँ तक इनका कंट्रोल था, इसलिए इनको इंपीरियल चोलास बोला जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे क्यों इनको इंपीरियल चोलास बोलते हैं। फिर इस चैप्टर के बाद हम लोग अरब इन्वेजन्स वगैरह डिस्कस करेंगे, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट का। उसके बाद अर्ली मिडिवल टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंपीरियल चोलास के बारे में। तो सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है, अर्ली चोलास की क्या हिस्ट्री थी, ठीक है, और ये कहाँ पर आए थे। फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखने हैं, फिर कैंपेन देखने हैं राजेंद्र वन की और उनकी क्या एकम्प्लिशमेंट थी। इनके पहले को रूलर थे राजा वन, उनके अचीवमेंट्स देखने हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के क्या सेलिएंट फीचर्स हुआ करते थे। फिर लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में देखेंगे। देखो, उसके पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैप में कि कहाँ पर चोलाज आए थे। देखो, जैसा कि हमने मैप में देखा था, इधर चालुक्याज आए थे, इनको रिप्लेस किसने किया था? राष्ट्रकूटाज ने रिप्लेस किया था। और यहाँ थे ये पल्लवा किंग्स। पल्लवा किंग्स को किसने रिप्लेस किया है? चोलास ने रिप्लेस किया है। ठीक है, फिर बाद में चोला और ये चालुक्यास का भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और फिर चोला और राष्ट्रकूटास का भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मेन चोला एम्पायर बिल्डअप होगा, ये देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ मैप में। ये देखिए, ये जो है ये पूरा चोला एम्पायर बनेगा। इंडिया के अलावा, इंडिया के बाहर श्रीलंका, ये पूरा ये जावा, सुमात्रा, मलय पेनिनसुला, ये पूरा एरिया जो है वो चोलास के अंदर में आता है, इसलिए इनको इंपीरियल चोलास बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं क्या हुआ था। संगम पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद चोलास जो थे ना वो फ्यूडेटरीज बन गए थे उरायूर में। उरायूर जो वहाँ की सिटी है संगम की, वहाँ पे ये सिर्फ फ्यूडेटरी की तरह रहते थे। फिर ये कब प्रोमिनेंट हुए? 9th सेंचुरी में, क्योंकि इसके पहले तो वो पल्लवास जो थे तीन स्टेज में पल्लवास का ग्रोथ हुआ था। 250 से 350, 350 से 550 और 550 से 9th सेंचुरी एडी। फिर 9th सेंचुरी एडी में पल्लवास को चोलास ने रिप्लेस किया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने पल्लवा वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी। ओके, फिर इन्होंने ये 9th सेंचुरी एडी में आए थे, इन्होंने अपना एम्पायर बिल्डअप करना स्टार्ट किया। जो मेजर पोर्शन है साउथ इंडिया का वो इनके अंडर में आया करता था। इनकी कैपिटल सिटी क्या हुआ करती थी? तंजौर इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। और इनका जो एम्पायर एक्सटेंडेड था वो कहाँ तक था? श्रीलंका और मलय पेनिनसुला, ये सब भी इनके ही एम्पायर में आया करते थे, इसलिए इनको इंपीरियल चोलास बोला जाता है। ठीक है, था बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें टेम्पल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चर कैसा हुआ करता था चोला पीरियड्स के बारे में, उसके बारे में हमको इंस्क्रिप्शन से सारी डिटेलिंग मिलती है। ठीक है, अब पता करेंगे कि इतनी बड़ी एम्पायर का फाउंडर कौन था। तो जो फाउंडर थे इंपीरियल चोलास के वो थे विजय आल्या। याद रखना, हर डायनेस्टी का आपको फाउंडर याद रखना है। एसएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका फाउंडर कौन सा है। रूलर का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के। ऐसा यूपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यूपीएससी में और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेकिन यूपीएससी में जो वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं ना,
3 to 4 स्टेटमेंट दे लिए चोला एम्पायर के बारे में, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें आपको फाउंडर का नाम दे सकता है। इवन जीपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा आता है और एमपीपीएससी के एग्जाम्स में भी ऐसा आ सकता है रूलर्स के नाम के ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कैप्चर किया था, पहले तंजौर को कैप्चर किया था मुत्तरियार से 815 AD में। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने एक टेम्पल बनाया था दुर्गा का। अब इनके जो बेटे थे, विजय आल्या के जो बेटे थे आदित्य, उन्होंने पल्लवा किंगडम को एंड किया था। हमने पढ़ा था पल्लवा किंगडम के जो लास्ट रूलर थे अपराजिता, उनको डिफीट कर दिया था चोला किंग आदित्य वन ने, ठीक है। और तोंडाई मंडलम उनकी कैपिटल हुआ करती थी पल्लवास की, तो उसको कैप्चर कर लिया था। फिर आए थे परंटका वन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला रूलर हुआ करते थे, जिन्होंने पांड्यास को डिफीट कर दिया था। एंड द रूलर ऑफ सीलोन, मतलब पांड्यास को डिफीट किया था। सीलोन मतलब होता है श्रीलंका, श्रीलंका को ये लोग सीलोन भी बोलते हैं, इसलिए सिलोनिकल क्रॉनिकल्स ऐसा लिखा रहता है, तो वो श्रीलंका है, ठीक है। तो अब परंटका वन ने किस किस को डिफीट किया, पांड्यास को किया, प्लस श्रीलंका के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया। लेकिन उनको किसने डिफीट कर दिया, मतलब परंटका वन ने तो पांड्या और श्रीलंका के रूलर को डिफीट किया, लेकिन परंटका को खुद को किसने डिफीट कर दिया, तो राष्ट्रकूटास जो थे ना उन्होंने डिफीट कर दिया। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ तक्कोलम। तो जब हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रकूटा का एम्पायर था वो फार साउथ तक पहुंच गया था, और उन्होंने जो परंटका वन चोला रूलर थे उनको डिफीट कर दिया था एट द बैटल ऑफ तक्कोलम, ठीक है। तो ये याद रखना। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने किस किस को हराया था, कौन सी डायनेस्टी वहाँ रूल किया करती थी। देखो ये देखो, ये जो चोलाज हैं यहाँ पे ये इमर्ज होना स्टार्ट किए। ये अभी चेरास को भी हराएंगे, चेरास को वो राजराजा वन राजेंद्र वन वो हराएंगे, और ये पांड्यास को परंटका वन ने डिफीट कर दिया था। और ये जो श्रीलंका है इसके रूलर्स को भी परंटका वन ने डिफीट कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके अब ये जो परंटका वन था उसका तो हमने देख लिया कि उन्होंने दो रूलर को हराया था, पांड्यास को और श्रीलंका को, और परंटका वन को राष्ट्रकूटा रूलर ने हरा दिया था बैटल ऑफ तक्कोलम में। ये याद रखना कौन सी बैटल में हराया था। अब इसके बाद ये जो परंटका वन का जो टाइम था वो ग्रेट बिल्डर थे टेम्पल्स के। उन्होंने जो विमान होता है ना वो बनवाया था पहले। विमान क्या होता है, जैसे यहाँ जो टेम्पल के अंदर जहाँ पे मूर्ति रखी होती है ना, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उसके ऊपर बड़ा सा ऐसा आर्किटेक्चर बनवाया था, जिसको बनवाते थे अलग अलग, बहुत अलग अलग स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर शिखर मतलब या कलश रखा जाता है, आपने टेम्पल कभी देखा हो तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको विमान बोलते हैं, जो मंदिर की मूर्ति के जस्ट ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसने बनवाया था, परंटका वन ने बनवाया था विमान टेम्पल। कहाँ का, नटराज जो टेम्पल है चिदम्बरम में, वहाँ पे बनवाया था। साथ में उसकी पूरी गोल्डन रूफ थी। तो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनके पास आता था, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा चलता था साउथ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद दो फेमस इंस्क्रिप्शन हैं, एक तो उत्तरामेरूर का इंस्क्रिप्शन जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की चोलास के अंडर में। फिर अब ये परंटका वन को तो राष्ट्रकूटा ने एनेक्स कर लिया। अब क्या होगा, 30 ईयर्स के लिए गैप आ जाएगा, कोई चोला रूलर इमर्ज होके नहीं आएगा। फिर वापस 30 ईयर्स के गैप के बाद चोला अपनी सुप्रीमेसी को रीगेन कर लेते हैं और राजा वन चोला एम्पायर के रूलर बन के आते हैं। तो राजा वन के टाइम पे वापस से चोला अपनी पावर को रीगेन कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस रूलर के एम्पायर में या रूल में वापस से चोला एम्पायर रीगेन करता है, तो राजा वन। कौन सा ईयर, 985 से लेके 1014 AD। और राजा वन और राजेंद्र वन इन्हीं के बेटे आएंगे अभी, राजेंद्र वन। इन दोनों के टाइम पे जो चोला पावर थी वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी, ठीक है। इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, इन्होंने क्या क्या किया था, पहले तो चेरा रूलर जो था, जो अभी मैंने बताया था केरल वाली साइड जो चेरा किंगडम आई थी, उसके जो रूलर थे भास्कर रविवर्मन, उनको हरा दिया था इन द बैटल ऑफ कंदलूर सलाई, ठीक है। ये नाम आपको नहीं आएंगे, थोड़े टफ नाम होते हैं, पता नहीं क्यों साउथ इंडिया में इतने टफ नाम रखते हैं, बट हाँ आप एक बार आइडिया के लिए रख लेना। और इन्होंने चेरा नेवी को डिस्ट्रक्ट कर दिया था। उसके बाद सेकंड जो बैटल जिन्होंने डिफीट किया था वो थे पांड्या रूलर्स को डिफीट किया था। पांड्या रूलर उस टाइम कौन हुआ करता था, अमर भुजंग, और चोला अथॉरिटीज़ को स्टैब्लिश कर दिया था पांड्या कंट्री पे। तो अब मैंने जैसे अभी बताया था कि यहाँ पे जो चोला हुआ करते थे, इन्होंने पहले ये जो चेरा रूलर हुआ करते थे केरल वाली साइड, इनको
डिफीट किया, फिर जो नीचे एकदम सदर्न मोस्ट साइड पे पांड्याज हुआ करते थे उनको डिफीट किया। तो पूरा ये जो साउथ इंडिया है वो अब किसके अंडर में आ गया, चोलास के अंडर में आ गया। ठीक है, अब साथ में फिर और भी कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किए, जैसे गंगा बाड़ी, तड़ी गई पहाड़ी, नोलंबा पहाड़ी, ये सब मैसूर रीजन में लोकेटेड थी, इन सबको भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ठीक है, फिर इन्वेजन ऑफ श्रीलंका विच वॉज इंटरेस्टेड टू हिज सन राजेंद्र वन, श्रीलंका का इन्वेजन किया राजेंद्र वन ने किया। जो श्रीलंकन किंग थे महिंदा 5 वो भाग गए थे, मतलब अपना थ्रोन छोड़ के भाग गए थे चोला रूलर के डर की वजह से, इसलिए चोलास जो थे उन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका को अनेक्स कर लिया था। ठीक है, और अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अनुराधापुरा टू द पोलानारुवा। ठीक है, वेयर अ शिवा टेम्पल वॉज बिल्ट। मैं आपको बताती हूँ, ये दो कैपिटल थी, अनुराधापुर से पुलानारुवा पर शिफ्ट कर दिया था श्रीलंका की कैपिटल को। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैप में, ये देखिए, ये जो पांड्या किंग थी इनको हरा दिया था, ये गंगावाड़ी को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, इसके ऊपर वाले एरिया भी सारे कैप्चर कर लिए थे। फिर ये चोला रूलर यहाँ पे रूल किया करते थे। अब ये जो नॉर्दर्न श्रीलंका वाला एरिया है उसको अभी राजराजा वन ने कैप्चर किया है। ठीक है, बाद में जब राजेंद्र वन आएंगे तो वो पूरा श्रीलंका को कैप्चर कर लेंगे। और जो श्रीलंका की कैपिटल थी वो देखो अनुराधापुरा से लेके पोलानारुवा पे शिफ्ट की थी, ये दो दिए हुए हैं। ओके, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या क्या किया। अब इन्होंने चोला जो था वो बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रोइंग पावर की तरह इमर्ज होके आ रहा था, और इन्होंने किसको, वेस्टर्न चालुक्यास को भी डिफीट कर दिया था जो कल्याणी में थे। फिर सत्य भी वॉज डिफीटेड एंड राजा कैप्चर्ड द रायचूर, दोआ, बानावासी एंड अदर प्लेसेस। अब क्या किया चोला ने, क्या किया, वेस्टर्न चालुक्यास जो थे कल्याणी के उनको हरा दिया, रायचूर दो आपको को भी कैप्चर कर लिया, और वानावासी और अदर प्लेसेस को भी कैप्चर कर लिया। अब चोला का जो एम्पायर था वो कहाँ तक एक्सटेंड हो गया, रिवर तुंगभद्रा। देखो तुंगभद्रा रिवर आती है ना, वहाँ जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट, मैंने उसमें आपको तुंगभद्रा के बारे में बताया है, वहाँ जाके एक बारी आप देखना। ये देखो मैं इसमें भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये गंगावाड़ी है, ये वेस्टर्न चालुक्य से कल्याणी के, ये भी इन्होंने डिफीट कर दिया था। ये जो तुंगभद्रा रिवर है यहाँ तक इनका पूरा एम्पायर था। अब ईस्टर्न चालुक्य के जो वेंगी हैं उनको भी ये अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, अभी राजेंद्र वन के टाइम पे धीरे धीरे पूरा एनेक्स कर लेंगे, तो इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एम्पायर चोलास का हो जाएगा। ठीक है, फिर बेंगी थ्रोन, जो बेंगी वाला मैंने अभी बताया था, ईस्टर्न चालुक्य ऑफ बेंगी, उनको रीस्टोर कर दिया था किसके लिए, उनके जो वहाँ के जो रूलर थे शक्तिवर्मन और विमलादित्य के लिए। वहाँ पे जो तेलुगु छोड़ा रूल किया करते थे उनको डिफीट कर दिया। अब ये जो शक्तिवर्मन और विमलादित्य कौन थे, ये इनके फ्रेंड थे, इसलिए इनके लिए इन्होंने वेंगी को डिफीट किया था। वेंगी के जो रूलर थे तेलुगु छोड़ा उनको डिफीट किया था। फिर राजा ने क्या किया था, अपनी जो डॉटर थी कुंडाबाई उनकी शादी कर दी थी विमलादित्य थे, जो कहाँ के रूलर बनाए गए थे, वेंगी के रूलर बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजा के टाइम पे एक और लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट जो थी वो नेवल एक्सपेडिशन थी मालदीव आइलैंड्स के लिए, और मालदीव्स आइलैंड को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एम्पायर इन्होंने बिल्डअप कर रखा था सी में जो भी आसपास के आइलैंड्स थे। अब ये सारे कॉन्क्वेस्ट के बाद जो चोला एम्पायर जो था राजा वन के टाइम पर, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया, देखो अभी हमने क्या देखा, पांड्यास को डिफीट किया था, चेरास को किया था, तोंडाई मंडलम पल्लवास को डिफीट कर दिया था, तो तमिलनाडु के बहुत सारे रीजन, फिर गंगा बाड़ी, नोलंपा पहाड़ी, फिर तेलुगु छोड़ा टेरिटरी जो बेंगी में थी डेक्कन में, वो भी इन्होंने ले लिया था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिलोन मतलब श्रीलंका और मालदीव आइलैंड, ये सारा राजा वन ने एक्वायर कर लिया था उनके एम्पायर में। फिर राजा वन ने इतना सारा जीत लिया, उसके बाद उन्होंने टाइटल लिया मुमीडी चोलाक्या, फिर जयन कोंडा और शिवा पदशेखरा। ठीक है, ये सारे उन्होंने टाइटल लिए, और वो किसके डिवोटी थे, वो थे शैविज्म, मतलब वो भगवान शिव को मानते थे, इसलिए उन्होंने दो फेमस टेम्पल बनवाए थे, एक राजराजेश्वर टेम्पल, एक बृहदेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल याद रखना, पल्लवास ने कौन से टेम्पल बनवाए थे, फिर चालुक्य और राष्ट्रकूटास ने कौन से बनवाए थे, और
चोला रूलर ने कौन से बनवाए थे। मैं एक आपको लेक्चर भी बनाऊंगी जिसमें मैं इन तीनों को कंपेयर करके आपका रिवाइज भी कराऊंगी, तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे तो लिखते जाइए कि किसने क्या क्या बनवाया है, ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो राज राजावन ने ये 2 टेम्पल बनवाए थे, राजराजेश्वरा टेम्पल और बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। कौन सी ईयर में बनवाए थे? 1010 AD में, बस 1010 AD में बनवाए थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाने में भी हेल्प की थी नागपट्टिनम में, ठीक है। तो याद रखना कि राज राजावन ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनवाई थी। फिर इनके बेटे आते हैं राजेंद्र वन, 1044 AD में। राजेंद्र जो थे उन्होंने अपनी मिलिट्री एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया और अपने फादर की तरह ही उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो महिंदा 5 जो हमने देखा था श्रीलंका में जो भाग गया था थ्रोन छोड़ के, अब उसने क्या किया, वापस से नॉर्दर्न श्रीलंका जो अब चोलास के अंडर में आ गए उसको रिकवर करने की कोशिश की। तो नॉर्दर्न पार्ट को रिकवर करने के लिए महिंदा 5 ने एक अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से राजेंद्र वन ने क्या किया, उनको डिफीट कर दिया और पूरा का पूरा श्रीलंका ही सीज कर लिया। मतलब वो नॉर्दर्न पार्ट को लेने आए थे लेकिन अब पूरा श्रीलंका उनके हाथ से चला गया। तो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों, पूरा जो श्रीलंका था, होल ऑफ श्रीलंका जो किसका पार्ट बन गया, चोला एम्पायर का पार्ट बन गया था, ठीक है। उसके बाद जो चोला अथॉरिटी थी उन्होंने वापस से रीअसर्ट किया, कहाँ पे, चेरा और पांड्या कंट्रीज़ की, क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो वापस से ग्रो करने की कोशिश करते, तो वहाँ पे वापस से स्टॉप कर दिया उनको। फिर इन्होंने क्या किया, जयासिम्हा टू जो वेस्टर्न चालुक्यन किंग थे उसको डिफीट किया और रिवर तुंगभद्रा को एज अपनी बाउंड्री इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। जो चोला और चालुक्य के बीच की जो बाउंड्री थी वो तुंगभद्रा रिवर था। मतलब तुंगभद्रा तक का जो पूरा रीजन था वो किसके अंदर में आएगा, चोलास के अंडर में आएगा, और उसके ऊपर वाला जो है वो चालुक्यस के अंडर में आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट इनके जो मोस्ट फेमस मिलिट्री एंटरप्राइजेस थे वो थे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेडिशन हुए थे। उसके अलावा चोला आर्मी ने गैंग्स को क्रॉस कर लिया था बाय डिफीटिंग बहुत सारे नंबर ऑफ रूलर्स को डिफीट किया था। राजेंद्र ने महिपाला वन ऑफ बंगाल, मतलब ये बंगाल तक पहुंच गया था गंगा को क्रॉस करके, गैंग्स एक प्लेस आती है वहाँ पे, उसको क्रॉस करके, और अपने इस विक्ट्री को कमोमरेट करने के लिए नॉर्थ इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट इन्होंने एक कैंपेन की थी, जहाँ पे इन्होंने एक सिटी डेवलप की थी जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। याद रखना नरसिम्हा वर्मन 1 जो थे उन्होंने ममल्लापुरम बनाया था, और ये जो चोला रूलर हैं उन्होंने अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए गंगईकोंडा चोलापुरम बनाया है, ठीक है। मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी कहाँ पर आता है गंगईकोंडा चोलापुरम। फिर यहाँ पे उन्होंने एक फेमस राजेश्वरा टेम्पल भी बिल्ड किया था और बहुत सारे लार्ज इरिगेशन टैंक्स बनवाए थे जिसका नाम दिया था चोला गंगम, ठीक है, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी के वेस्टर्न साइड पे ये सारे इरिगेशन टैंक्स बनवाए थे। और एक और अनदर फेमस वेंचर जो था राजेंद्र का वो था उनका नेवल एक्सपेडिशन टू द कदारम और दी श्री विजया, ठीक है। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्सपीडिशन के लिए, लेकिन ऑल्दो ये विक्टोरियस थे इस एक्सपीडिशन में और बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेसेस ऑक्यूपाइड कर लिए थे चोला फोर्सेस में। ओनली टेम्प्रेरी बेसिस के लिए, कोई परमानेंट एनेक्सेशन नहीं था इन सारी प्लेसेस का, और उन्होंने टाइटल ले लिया था कदरम कोंडम, जैसे बतापी कोंडा लिया था नरसिम्हा वर्मन 1 ने, वैसे इन्होंने ले लिया था कदरम कोंडन, ठीक है। फिर राजेंद्र वन जो थे वो उन्होंने पुट डाउन ऑल रिबेलियंस एंड केप्ट हिज एम्पायर इंटैक्ट, उन्होंने सारे रिबेलियन जो भी रिबेल कर रहे थे उन सबको ख़त्म कर दिया और अपना एम्पायर को इंटैक्ट रखा, एक बड़े एरिया में चोला एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया। अब जैसे ही राजेंद्र वन की डेथ होती है तो जो चोला एम्पायर, जब राजेंद्र वन की डेथ हुई तब चोला एम्पायर उसके एक्सटेंड की पीक पर था, उसके बाद और फर्दर एक्सटेंड नहीं हुआ। जो तुंगभद्रा रिवर थी वो नॉर्दर्न बाउंड्री थी, पांड्या, केरल, मैसूर रीजन और श्रीलंका इनके एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। अब इन्होंने भी क्या किया था, अपनी जो डॉटर थी अमंगा देवी वो किसको दे दी थी, वेंगी चालुक्यन प्रिंस को भी दी। इनके फादर ने भी वही किया था, वेंगी चालुक्यन प्रिंस के साथ अपनी
बेटी की शादी कर दी थी। इन्होंने भी वही किया, अमंगा देवी की शादी वेंगी चालुक्य प्रिंस के साथ कर दी थी और उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनकर रहते थे। ठीक है, राजेंद्र वन ने नंबर ऑफ टाइटल्स अज्यूम किए थे, जैसे मुंदी कौंडम, गंगई कौंडम, कादरन कौंडम, पंडिता चोलन, ये सारे टाइटल्स उन्होंने लिए थे। ठीक है, जैसे उनके फादर शिवा के डिवोटी थे, वैसे ये भी शिवा के डिवोटी थे और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। एक नई कैपिटल स्टैब्लिश की थी, गंगईकोंडा चोलापुरम। यहाँ पे लिबरल एंडोनमेंट दिए जाते थे, टेम्पल्स को बहुत एंडोनमेंट मतलब बहुत ज़्यादा देते थे पैसा। और एक लॉर्ड नटराज टेम्पल बनवाया था चिदम्बरम में। ठीक है, चिदम्बरम एक प्लेस है, वहाँ पे लॉर्ड नटराज टेम्पल बनाया था, जिसका विमान ऑलरेडी बनवा चुके थे पर्यटका वन। ही ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स द वैष्णव इन द बुद्धिस्ट सेक्ट। अभी शिवा को मानते थे लेकिन बुद्धिज्म और विष्णु भगवान के लिए भी ओके ओके चल रहा है। ठीक है, ऐसा था। फिर राजेंद्र वन जो थे उनके टाइम पे चोला पावर बहुत ज़्यादा इमर्ज होके आई थी। इस चोला पावर को किसने प्रिजर्व करके लगा, उसके आगे के जो रूलर आए थे कुलोतुंगा वन और कुलोतुंगा थ्री, इन लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखा। कुलोतुंगा वन जो थे वो ग्रैंडसन थे राजेंद्र वन के, जिन्होंने अपनी डॉटर अमंग देवी, कुलोतुंगा वन वॉज द ग्रैंड सन ऑफ राजेंद्र वन थ्रू हिज डॉटर अमंग देवी। अच्छा, ये इनके ग्रैंड सन थे जो इनकी अमंग देवी बेटी से हुए थे। ठीक है, इन्होंने चोला थ्रोन को सक्सीड किया और वेंगी किंगडम को अपने ही एम्पायर में इमर्ज कर लिया। ठीक है, श्रीलंका इसी कुलोतुंगा वन के टाइम पे श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, जो श्रीलंका को राजेंद्र वन ने वो किया था ना, वो इनके टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गया। एक सेकेंड, ये देखिए इंडिपेंडेंट हो गया। सब्सिक्वेंटली जो बेंगी और मैसूर रीजन थे वो भी कैप्चर्ड कर लिए गए वेस्टर्न चालुक्यास के थ्रू। कुलोतुंगा वन ने एक एम्बेसी भेजी थी 72 मर्चेंट्स की चाइना, जिन्होंने कॉर्डियल रिलेशन रखे थे श्री विजया के साथ। श्री विजया चाइना के ही किंग थे। फिर कुलोतुंगा थ्री के टाइम पे क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत वीक हो गई थी। फ्यूडेटरीज मतलब जो रीजनल रूलर हुआ करते थे उनका राइज होने लग गया था, जैसे कादवर रियाज। फिर पांड्या जो पावर थी वो वापस से अगर चैलेंजिंग पावर के रूप में सामने आई चोला की सुप्रीमेसी को डिफीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेट डाउनफॉल हो गया चोला एम्पायर का। राजेंद्र थ्री जो थे वो लास्ट चोला किंग थे जो किससे डिफीट हुए थे, जतावर्मन सुंदर पांड्या टू, पांड्या रूलर से डिफीट हुए थे। चोला कंट्री एब्जॉर्ब हो गई थी पांड्यन एम्पायर में। जैसे पांड्या एम्पायर को इन्होंने हराया, फिर पांड्या का कोई इंपॉर्टेंट रूलर हुआ होगा जो इमर्ज होकर आया, जिन्होंने वापस से चोला को हराया और चोला एम्पायर जो वापस से पांड्यन किंगडम में ही सबमर्ज हो गया। ठीक है, तो ऐसे। अच्छा, एक मैप दिया हुआ है इस बुक में, आप इसको ज़रूर देखिए। देखिए, ऐसे तो मैंने मैप आपको दिखाया है लेकिन फिर भी आपकी बुक में दिया है, आप इसको ज़रूर देखिए। ये उरायूर कैपिटल थी जहाँ पे चोलास की फ्यूडेटरी थी। गंगईकोंडा चोलापुरम जो राजेंद्र वन ने बनवाया था। तक्कोलम जो पल्लवास की कैपिटल हुआ करती थी, इसको कैप्चर कर लिया था। फिर बानावासी, गंगाबाड़ी और ये कदम्बास, इन सबको कैप्चर कर लिया था इन्होंने। और देखिए, फिर ये वेस्टर्न चालुक्यास जो थे, कल्याणी, मलखेड़, तो राष्ट्रकूटा की टाइम की कैपिटल थी, तो यहाँ तक इन्होंने कैप्चर कर लिया था। बेंगी यहाँ पर आता है, उसको भी कैप्चर कर लिया था। तो ये पूरा रूल था, वो चोलास के टाइम का रूल हुआ करता था। ओके, तो यही दिखाना था। श्रीलंका भी उसके पार्ट हुआ करता था। चलिए, अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या हुआ करता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। किंग जो होता था टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। जो रिसोर्सेज थे चोला एम्पायर के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। इनकी पावर और प्रेस्टीज जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और मोनार्कल रूल हुआ करता था। बहुत सारी बिग कैपिटल सिटीज़ बनकर आई थी, जैसे तंजौर हुई, गंगई कोंडा चोलापुरम हुई। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े रॉयल कोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रांट दी जाती थी टेम्पल्स को, जो किंग की अथॉरिटी को रिवील करते हैं, बताते हैं कि राजा कितना पावरफुल हुआ करता था कि वो टेम्पल्स को भी एंडोनमेंट देता था, लोगों को भी देता था। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। फिर रॉयल जो कोर्ट टूर्स हुआ, फिर राजा जो हुआ करता था
वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए रेगुलर टूर किया करता था अपने एम्पायर को, वो कैसे चल रहा है, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम है। उसके अलावा बहुत सारी इलेबोरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो काम करते थे, जैसे पेरुदनम और सिरुदनम, ठीक है, ये दो हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या था, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड था। इसको क्या बोलते थे ये मैटर नहीं करता है। सारे लैंड जो थे वो केयरफुली सर्वे किए जाते थे, क्लासिफाई किए जाते थे, और किसके बेसिस पे, रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। जो रेसिडेंशियल पोर्शन हुआ करता था जिसको नत्तम बोलते हैं, और लैंड जैसे जो लैंड है जो जहाँ पे टेम्पल बिल्डअप किया है वो दोनों लैंड जो थे वो टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड थे। लैंड रेवेन्यू के अलावा टोल टैक्स भी आया था, कस्टम टैक्स भी आया करता था। गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। प्रोफेशनल टैक्स आया करते थे। फिर कुछ ड्यूज़ लगते थे, जैसे सेरेमोनियल ओकेशंस हुए, जैसे मैरिज हुए, उनके ऊपर कुछ फ़ाइन लगाए जाते थे, वहाँ से भी आता था। और जुडिशियल जो फ़ाइन होता था वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता था। अब देखो क्या हुआ ड्यूरिंग हार्ड टाइम, मतलब जब बुरा टाइम आता था, जब ज़्यादा सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे टैक्सेस को रेमिट कर दिया जाता था। कुलोतुंगा वन जो था वो फेमस हुआ था क्योंकि उन्होंने टोल टैक्स को एबॉलिश कर लिया था और टाइटल लिया था सुंगम तवित्रा चोलन, ठीक है। मेन आइटम जो थे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के वो क्या हुआ करते थे, राजा और उसका कोर्ट, किंग एंड हिज कोर्ट, आर्मी, नेवी, रोड्स, इरिगेशन टैंक्स और कैनाल्स, ठीक है। ये सारे मेन एक्सपेंडिचर का काम हुआ करते थे। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था, तो चोला ने अपनी एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बना के रखी थी जिसमें एलिफेंट, केवलरी, इन्फेंट्री, नेवी, ये उनकी मेन स्टैंडिंग आर्मी में थी। फिर 70 रेजिमेंट्स वेयर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन में 70 रेजिमेंट्स के बारे में बताया है। रॉयल ट्रूप्स को क्या बोला जाता है, डजेंट मैटर। फिर वहाँ पे पर्सनल ट्रूप्स हुआ करते थे जो राजा को डिफेंड करते थे, उसको वैलाइक करार बोलते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक अपनी आर्मी को ट्रेन करने में और मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में ज़्यादा अटेंशन दिया करते थे। साथ में जो चोला थे ना वो सदर्न इंडिया वाले पार्ट में थे, पेनिनसुलर रीजन है, चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, तो नेवी जो थी इनकी वो उसको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया करते थे मेंटेन करने में। जो नेवल अचीवमेंट्स हुए थे तमिल्स में वो सबसे ज़्यादा जो अपने पीक पर थे, जो सबसे ज़्यादा नेवल एक्सपीडिशन जो सक्सेसफुल हुए थे वो चोलास के टाइम पर हुए थे, ठीक है। तो इसलिए चोलास के अंडर में क्या क्या था, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये दोनों इसके अंडर में थे। और बे ऑफ बंगाल जो था पूरा का पूरा वो कुछ टाइम के लिए चोला लेक बन गया था, ठीक है। उसको एज अ चोला लेक मानने लगे थे क्योंकि वो पूरा का पूरा वो वाला रीजन जो बे ऑफ बंगाल वाला था वो किसके अंडर में आता था, चोलास के अंडर में आता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बे ऑफ बंगाल चोला लेक चोला लेक किसको बोला जाता है, तो बे ऑफ बंगाल को बोला जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ करता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग डिवीजन हुए करते थे, जैसे मंडलम, एक सेकेंड, मंडलम हुआ करता था, ठीक है। मंडलम के अंदर वेलनाडूज हुआ करते थे, वेलनाडूज के अंदर नाडूज हुआ करते थे। हर नाडू के अंदर नंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेजेस हुआ करते थे। अब देखो मंडलम को कौन उसका हेड हुआ करता था, तो जो रॉयल प्रिंस और ऑफिसर्स हुआ करते थे वो मंडलम को हेड करते थे। वेलनाडू को कौन हेड करता था, तो पेरियन नत्तर किया करता था, और नाडू किसके अंदर में होते थे, नत्तर के अंडर में होते थे। फिर टाउन जो होते थे उसको नगर बोला जाता था या नगरम बोला जाता था, जो किसके अंडर में होता था, नगरत्तर के अंडर में हुआ करता था। तो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, देखो मंडलम जो होता था सबसे बड़ी यूनिट हुआ करती थी जिसका हेड हुआ करते थे रॉयल प्रिंस। मंडलम के अंदर हुआ करते थे वेलनाडू के हेड हुआ करते थे पेरियनत्तर, ठीक है, ये लिख लेना आप। फिर नाडू के अंडर में कौन हुआ करता था, नत्तर। उसके नीचे आता है नगरम, तो नगरम का हेड कौन होता था, नगरत्तर। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, तो आपको इतना पूरा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ओके, विलेज असेंबलीज में क्या होती थी, सिस्टम ऑफ विलेज असेंबली ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा पीक पे थी इस टाइम पे, जो सभाज और उनकी कमिटीज़ डेवलप हुई थी, ठीक है।
फिर 2 इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी किया गया, जैसे परंटका 1 और ये क्या है, उत्तिरामेरूर, ये दोनों इंस्क्रिप्शन है जिसमें विलेज काउंसिल के बारे में डिटेल में बनाया गया। अब जो विलेज काउंसिल थी उनको 30 वार्ड्स में डिवाइड किया गया था। कितने वार्ड्स में डिवाइड किया गया था? 30 वार्ड्स में डिवाइड किया गया था। और उनके जो मेंबर्स होते थे विलेज काउंसिल के, वो नॉमिनेट कैसे किए जाते थे, उनके लिए क्वालिफिकेशन हुआ करता था। पहले तो क्या कि वो ओनरशिप होनी चाहिए, उनके पास 1/4 वैली ऑफ लैंड, खुद का रेसिडेंस होना चाहिए, 30 से 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, और वेदास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये उनका क्वालिफिकेशन था। डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या था? हु हैव बीन मेंबर्स ऑफ द कमिटीज ऑफ पास्ट 3, अगर कोई पहले से ही 3 साल से मेंबर है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो अपने अकाउंट सबमिट करने में फेल हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा। और जिसने कोई सिन मतलब कोई क्राइम किया हो या कोई गलत चीज़ की हो तो उसको भी हटा दिया जाएगा। या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी स्टोल की हो, मतलब चोरी की हो दूसरों से या छीन ली हो, तो उसको भी क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब फ्रॉम द पर्सन्स इन सबको नॉमिनेट किया जाता था। अब नॉमिनेट करने का भी एक इनका मेथड होता था कि जो भी एलिजिबल पर्सन है, जो इस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, उनका नाम पाम लीफ पे रखा जाता था और उनको एक पॉट में डाल दिया जाता था। फिर एक छोटा बच्चा या बच्ची आते थे, यंग बॉय और गर्ल, वो क्या करते थे, इन 30 नेम्स को 1 by 1 उठाते थे, उसके हिसाब से वार्ड मेंबर डिसाइड हो जाते थे। ठीक है। तो ये 6 वरियम्स, ये आपको ज़रूरत नहीं है। यूजुअली वो उनकी जो मीटिंग हुआ करती थी वो यूजुअली टेम्पल्स में हुआ करती थी अंडर अ ट्री, एंड वो रेजोल्यूशन पास करते थे। नंबर ऑफ कमिटीज़ एंड वार्ड मेंबर वेरी करते थे विलेज टू विलेज। कोई विलेज ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होते थे, वैसा रहता था। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट हुआ करता था चोला पीरियड के टाइम पे। ठीक है। तो वुमेन की कंडीशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय थे उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे चोलास के टाइम पे। फिर चोला के टाइम पे 2 मेन कास्ट थी, एक तो वेलनागी और इडानागी कास्ट। दूसरी कास्ट के साथ भी थोड़ा कॉपरेट किया जाता था सोशली और रिलीजियसली। विमेन की पोजीशन बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। प्रैक्टिस ऑफ सती अभी भी की जाती थी, और एक नया सिस्टम आ गया था सोने पे सुहागा, देवदासी सिस्टम और डांसिंग गर्ल, जिसको टेम्पल में रख दिया जाता था। तो देवदासी सिस्टम जो था वो किसके टाइम पे इमर्ज होकर आया था? चोला किंगडम्स के टाइम पे इमर्ज होकर आया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि देवदासी सिस्टम किसके टाइम से इमर्ज होकर आया? तो चोला किंगडम के टाइम से इमर्ज होकर आया है। ठीक है। इसके पहले हमने नहीं पढ़ा देवदासी सिस्टम, हम यहीं पढ़ रहे हैं चोला। अब सेविज्म और वैष्णविज्म दोनों फ्लरिश हुए, क्योंकि जो चोला रूलर्स थे वो शिवा को भी मानते थे, विष्णु को भी मानते थे। बहुत सारे नंबर ऑफ टेम्पल्स बिल्ड किए गए चोला रूलर्स के द्वारा। टेम्पल जो थे मेन सेंटर थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के। जो मठ हुआ करते थे वहाँ उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश थी। फॉरेस्ट लैंड जो थे उनको रिक्लेम किया जाता था, कंस्ट्रक्शन किया जाता था, इरिगेशन टैंक बिल्डअप किए गए जिससे एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। वीविंग इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली सिल्क वीविंग जो था फेमस था, कांची का अभी भी फेमस है। मेटल वर्क बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और उनकी जो इमेजेस थी टेम्पल्स की, यूटेंसिल्स की, वो अभी भी रिमार्केबल है। कॉमर्स और ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि मर्चेंट गिल्ड्स बने हुए थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स इशू किए गए थे। उसके साथ साथ कमर्शियल कॉन्टैक्ट भी थे चोला एम्पायर के, किसके साथ? चाइना, सुमात्रा, जावा, अरेबिया, इन सब के साथ इनके कमर्शियल कॉन्टैक्ट भी थे। इवन ये अरेबियन हॉर्सेस को भी इंपोर्ट किया करते थे, जिससे इनकी कैवलरी को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है। अब एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा काम था इनका। तो एजुकेशन के लिए जो टेम्पल्स और मठ हुआ करते थे वो एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे। ठीक है। और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। साथ में अच्छा, इसके अलावा क्या था कि वेदास और एपिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता था, के बारे में तो पढ़ाया ही जाता था, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब के बारे में भी पढ़ाया जाता था। और जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको जो लैंड एंडोमेंट दिया जाता था, मतलब ग्रांट दी जाते थे, जिससे वो चलते थे। ठीक है। उसके अलावा फिर तमिल लिटरेचर भी इस टाइम पे काफ़ी पीक पे था। ये ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं गया आज तक। और वैसे आप देख सकते हो एक बार वो थोड़ा क्या बोलते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तो आपको लिख लिख के ही लर्न करना है। 2 मास्टरपीस थे इस एज
Murva ruler written by the Uttakutta depicts the life of the three Chola kings. Nalveda was the written by the, देखिए आप ये देख लीजिए, मैं वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ, मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होती है साउथ इंडियन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अपनी परफेक्शन पे पहुंच गया था। बहुत सारे इनॉर्मस टेम्पल जो थे बिल्ड किए गए थे चोला रूलर के द्वारा। चोला टेम्पल के ऊपर विमान बनवाना इनका चीफ फीचर था, मतलब ये जो फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था विमान बनवाने वाला, वो चोलाज ने ही इस्टेब्लिश किया था। अब चोला जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मिले हैं, एक सेकेंड में बताती हूँ। ये आपकी बुक में देखना, मलाई और कोंडुम्बलुरियन ऐसे करके जो प्लेसेस हैं वहाँ पे मिले हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो तंजौर में बनाया था राजराजा वन ने, जो मास्टरपीस हुआ करता था साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। तो वो हमने देखा था राजराजेश्वरा टेम्पल और एक और बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। इसके अंदर विमान हुआ करता था, अर्धमंडप, महामंडप, ये सारे लार्ज पवेलियन ये सब हुआ करते थे। और एक नंदी मंडपा भी हुआ करता था जिसमें नंदी की मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है। और अनदर नोटेबल कंट्रीब्यूशन चोला टेम्पल्स के लिए क्या क्या था, देखो वो भी दिखाती हूँ। जो शिवा टेम्पल था कोंगई कोंडा चोलापुरम, वो बनाया गया था राजेंद्र वन के द्वारा। इसके अलावा एक ऐरावतेश्वरा टेम्पल भी बनवाया गया था दरासुरम में, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। और एक बनाया गया था कामपरेश्वरा टेम्पल तिरुवनम में। ये पूछे नहीं जाते आपसे, मेन यही पूछा जाएगा राजराजा वन ने क्या बनवाया था, राजेंद्र वन ने क्या बनवाया था, ठीक है। चोलास का जो कंट्रीब्यूशन था वो और ज़्यादा किस में था, एक सेकेंड, देखो चोलाज ने क्या किया था, चोला टेम्पल बनवाए थे, जैसे तंजौर में बनवाए, कंगई कोंडा चोलापुरम में बनवाए। तो इनकी जो वॉल्स होती थी ना उनके ऊपर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनवाया करते थे। जो ब्रॉन्ज का जो इमेजेस बनी है, ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर बने हैं चोला पीरियड में वो वर्ल्ड फेमस है। जैसे ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज और डांसिंग शिवा, ये दोनों मास्टर पीस हैं चोला एम्पायर के। तो ये याद रखना कि नटराज के जो ब्रॉन्ज इमेज है वो चोला पीरियड को बिलोंग करता है, और शिवा का जो डांसिंग पोस्चर है वो भी शिवा को बिलोंग करता है। और चोला की जो फेमस पेंटिंग है वो नरथामलाई और तंजौर टेम्पल में की वॉल्स पर बनी हुई है, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, ये देखिए ये नटराज की मूर्ति है, ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो चोला के टाइम का है, आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ। इम्पीरियल चोलास का राइज कैसे हुआ, तो हमने देखा कि पल्लवा रूलर जो अपराजिता था उसको डिफीट करके चोला पावर में आए थे, ठीक है। फिर पहले जो रूलर थे आदित्य परंटका वन, ये काफ़ी फेमस हुआ करते थे। उसके बाद 30 ईयर्स का गैप आ गया था, फिर राजराजा वन आया था। इनके टाइम पे इन्होंने पांड्यास को हराया, चेरा को हराया, और नॉर्दर्न श्रीलंका इनके अंडर में आता था। और मालदीव आइलैंड्स भी राजराजा वन के अंडर में आया करता था। और इन्होंने 2 फेमस टेम्पल बनवाए थे, बृहदेश्वरा टेम्पल और राजराजेश्वरा टेम्पल। फिर इनके जो बेटे आए राजेंद्र वन, उनका भी मिलिट्री एक्सपांशन बहुत बड़ा था। इन्होंने तुंगभद्रा रीजन तक अपना पूरा इस्टेब्लिश करके रखा था। वेस्टर्न चालुक्य जो थे कल्याणी वाले, उनको डिफीट करके तुंगभद्रा को अपनी बाउंड्री बना लिया था। बैंगी किंगडम भी इनके अंडर में आती थी। प्लस जो श्रीलंका वाला पार्ट था, नॉर्दर्न श्रीलंका और साउदर्न श्रीलंका, दोनों अब इनके, मतलब पूरा का पूरा होल श्रीलंका अब इनके अंडर में आता था। और चेरा और पांड्यास भी, वो सारा रूल इनके अंडर में आया करता था। ये राजेंद्र वन के बारे में। और इन्होंने एक सिटी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था गंगई कोंडा चोलापुरम, ये याद रखना। और इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन टैंक बनवाए थे जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे वो, आप एक बार ही देख लेना, गंगई कोंडा चोलापुरम, सॉरी मैं ब्लैंक होगी, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अलावा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था चोलास के टाइम पे। वार्ड 30 वार्ड्स थे, उनके जो मेंबर काउंसिल थे उनके लिए क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन भी थी। और जो क्वालिफाइड मेंबर्स होते थे उनको फिर एक पाम लीफ पे उनका नाम लिखा जाता था और उनमें से फिर सिलेक्ट किए जाते थे। ये सारा सिस्टम चलता था। कल्चरल अचीवमेंट्स में यही था कि टेम्पल में जो विमान वाला जो फीचर था वो सबसे पहले कौन लेकर आए थे, चोलाज ही लेकर आए थे। और चोलाज के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल बने, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, नरथामलाई टेम्पल, राजराजेश्वरा टेम्पल, गंगई कोंडा चोलापुरम के अंदर शिव टेम्पल बनवाया था, और ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ये सारे टेम्पल आप पढ़ लीजिएगा।
और स्कल्पचर में आप याद रखिएगा कि जो नटराज की ब्रॉन्ज स्टैचू है वो फेमस हुआ करता था, और डांसिंग शिवा का जो स्टैचू है वो भी फेमस हुआ करता था। ये दो फेमस चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चोला एम्पायर फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कौन सा चोलर रूलर था जिसको डिफीट कर दिया था एट द बैटल ऑफ तक्कोलम। ठीक है, फिर आपको बताना है बिरासोलियम। ये वाला पार्ट आपको खुद कवर करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इससे क्या होता है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपका एक बार और रिवाइज हो जाता है, और वो जो रिवाइज हुई जो पढ़ी हुई चीज़ होती है ना वो स्ट्रांग हो जाती है क्वेश्चन के बेसिस पे। अगर आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ो फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना तो वो टॉपिक एकदम पक्का हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, और हर चीज़ को पढ़ो तो उसके नोट्स बनाते जाइए। उसको भले ही आप रफली लिखो, लेकिन एटलीस्ट आप उसको लिखो, नोट डाउन करो, उससे आपका माइंड ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरब इन्वेजन वगैरह नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।